नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक है हमारी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भारत का भौतिक पर्यावरण। इसका चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज सिस्टम यानी अध्याय 3 अपवाह तंत्र का पार्ट नंबर 2, क्योंकि पार्ट नंबर 1 की हम पहले बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। ये हमारे चैनल का लोगो है स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता, जो कि हमारा चैनल है। आप पढ़ रहे हैं महेश जगरवाल के साथ। चलिए तो हम बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हिमालय का जो अपवाह तंत्र है यानी हिमालय का पर्वतीय जो अपवाह तंत्र है इसके विकास की हमने बात की थी। तो हिमालय की जो नदियां हैं हमने उनको 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था सिंधु नदी तंत्र, दूसरा था गंगा नदी तंत्र और तीसरा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसकी हमने बात की थी। अब वन बाय वन करके हम इन तीनों को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 रिवर सिस्टम की बात करेंगे, एक सिंधु नदी तंत्र की, दूसरी गंगा नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे हमने आपको पता है कि हिमालय पर्वतीय जो नदी तंत्र है या हिमालय पर्वत का जो रिवर सिस्टम है उसको हमने 3 भागों में बांटा। पहला है हमारा सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, ये जो इंडस है या सिंध है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। अर्थात जितनी बड़ी नदियां हैं उनमें से एक हमारी कौन सी है? सिंधु नदी भी है। विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है भाई? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में जो इसका क्षेत्रफल है वो सिर्फ 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में से भारत में कितना है? सिर्फ और सिर्फ 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई है वो सिर्फ 1,114 किलोमीटर है। अर्थात कुल लंबाई है इसकी 2,880 किलोमीटर और भारत में यह विस्तृत है सिर्फ 1,114 किलोमीटर के एरिया में। यह जो हिमालय की जो नदियां उनमें सबसे पश्चिम में बहने वाली नदी है, सबसे पश्चिम में है ये नदी हिमालय की नदियों में। इसका जो उद्गम है अर्थात इसकी उत्पत्ति जो होती है वो तिब्बत क्षेत्र है। तिब्बत का जो एरिया है वहां पर कैलाश पर्वत श्रेणी है, उसमें एक जगह है बोखरचू। क्या जगह है? बोखरचू। बोखरचू के पास एक हिमनद है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। बोखरचू के निकट एक हिमनद है, ग्लेशियर है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है, जो 31 डिग्री 15 मिनट और 80 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर से होता है, जो कि कितनी ऊंचाई पर है? 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये हिमनद बोखरचू के पास, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है। चलो हम यहां पर देखते हैं। इसकी उत्पत्ति यहाँ पर कैलाश श्रेणी में यहाँ पर से होती है। तिब्बत में कैलाश श्रेणी है, वहां पर से इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पर एक जगह है बोखरचू, उसके पास एक ग्लेशियर है, वहां से ये इंडस रिवर है वो निकलती है। ये इंडस रिवर इतनी यहाँ पर तिब्बत में चलती है, उसके बाद ये इंडिया में प्रवेश करती है और इंडिया में इस तरह से होती हुई ये लद्दाख श्रेणी, अब तो जो लद्दाख है यूनाइटेड टेरिटरी यानी संग्रह हमारा जो लद्दाख स्टेट बना है उसमें होकर ये निकलती है और फिर ये यहाँ से इंडिया के एरिया से बाहर निकल जाती है और ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है ये रिवर। ये इसकी सहायक नदियां हैं, कुछ आगे हम बात करेंगे उनकी। ये है हमारी इंडस रिवर और ये लास्ट में जाकर फाइनली किस में जाकर गिर जाती है? अरेबियन सी में जाकर फॉल होती है। तो ये हमारी इंडस रिवर है। तो ये थी हमारी इंडस रिवर। इसकी ये सहायक नदियां हैं। इसमें आगे 5 और नदियां जो पचनद के नाम से बनती हैं, यहाँ पर पचनद बनता है ये, जिसमें चिनाब, सतलज, रावी, झेलम, ब्यास आती हैं आदि। तो वन बाय वन करके हम सब इनकी एक एक बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये हमारी बोखरचू है ये जगह। बोखरचू जो ग्लेशियर है ये यहाँ पर है, यहाँ से हमारी इंडस रिवर निकलती है। ये इंडस रिवर जो हमारी यहाँ पर से निकल रही है, ये हमारी लद्दाख जो यूनाइटेड टेरिटरी है
ये यूनाइटेड टेरिटरी है, लद्दाख वहां से होती हुई और ये पाकिस्तान में इंसर्ट करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फाइनली ये कहां पर जाकर गिरती है, अरेबियन सी में जाकर फॉल हो जाती है, गिर जाती है। इसमें यहाँ पर पचनद 5 नदियां मिलती हैं, जिसमें चिनाब है, राबी है, सतलज है, ब्यास है, एटसेट्रा। इनकी बनवाई हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं झेलम नदी की। तो ये जो सिंधु नदी तंत्र है हमारा, ये तिब्बत में, ये जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी है, इसको तिब्बत में हम सिंगी खम्बान के नाम से या शेरमुख के नाम से जानते हैं। अर्थात जब ये यहाँ पर ये रिवर फ्लो हो रही है, कहां पर, तिब्बत में, गोखरचू से चलने के बाद ये जब तिब्बत में जो प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर हम उसको सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से जानते हैं। फिर ये लद्दाख व जास्कर की श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बालिस्तान से होती हुई गुजरती है। ये है हमारा जास्कर और फिर लद्दाख और जास्कर श्रेणियां यहाँ, ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियां के बीच से ये रिवर यहां से निकलती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां इन दोनों के बीच से ये निकलती है, ये लद्दाख में होती हुई, और ये लद्दाख और बालिस्तान से बहती हुई गुजर जाती है। लद्दाख श्रेणी में ये इन पर्वतों को काटते हुए ये नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के निकट एक बहुत ही दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है, महाखड्डे का निर्माण करती है। ये रिवर जम्मू के पास किसका निर्माण करती है, एक गॉर्ज का निर्माण करती है, बहुत गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। उसके बाद ये नदी पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहां पर ये नदी, पाकिस्तान का ये जो एरिया स्टार्ट हो जाता है, यहां पर ये नदी किसमें प्रवेश कर जाती है, दर्दिस्तान के प्रदेश में निकट कर जाती है, चिल्लस के निकट। ये इसकी सहायक नदियां दिखा रखे, देखो यहाँ पंचनद बनता है, 5 नदियां आकर मिलती हैं। ये हमारी चिनाब है, ये झेलम है, झेलम चिनाब की सहायक नदी है। फिर इस चिनाब में रावी रिवर आकर मिलती है, फिर सतलज मिलती है, सतलज में यहाँ पर ब्यास रिवर मिलती है। तो ये इसकी कौन सी रिवर्स हैं, सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं जो कहां से निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे कि शौक नदी निकलती है। सिंधु की बहुत सी सहायक नदियां हैं जिनमें हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे कि शौक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, सिंगार है, गास्टिंग है और द्रास। ये क्या है, सिंधु की सहायक नदियां हैं। अंततः ये नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर ये काबुल नदी में वो इससे मिल जाती है। अंततः ये नदी अटक के निकट इन पहाड़ियों से बाहर निकलेगी और दाहिने तट पर आकर इसमें काबुल नदी है जो कि इसमें मिल जाती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य और भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि खुर्रम, तोची, गोमल, बिबुआ और संगर है। ये सभी की सभी नदियां ये कहां से निकलती हैं, सुलेमान की श्रेणी से निकलती है, और हमें पता है कि सुलेमान की श्रेणी कहां पर है, पाकिस्तान में। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं, खुर्रम, तोची, गोमल, बिबुआ, संगर, ये पाकिस्तान में आकर इसमें मिलती हैं। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मीथेन कोट के निकट, जो कि पाकिस्तान में एक जगह है, मीथेन कोट के पास ये पचनद का जल प्राप्त करती है। पचनद का मतलब होता है 5 नदियों का ये जल प्राप्त करती है, जिसमें झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, राबी नदियां आती है हमारी। पचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों के आधार पर रखा गया, जिनमें सतलज है, ब्यास है, राबी है, चिनाब है और झेलम है। इन नदियों का ये पानी प्राप्त करती है मीथेन कोट के पास। अंत में ये सिंधु नदी है, ये कराची के पूरब में अरब सागर में जाकर गिर जाती है, कराची के पूरब में ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। भारत में जो सिंधु नदी है जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है, जो कि अभी लद्दाख रीजन में आ गया है। क्लियर भाई, नेक्स्ट। अच्छा, इससे पहले हम इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में बात करते, चलो कोई नहीं, अभी आगे चलते हैं। देखो यहां पर ये नदी निकलती है हमारी और इतनी ये तिब्बत में प्रवाहित होती है, यहां से ये लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों के बीच में होती हुई ये रिवर है, ये कहां चली जाती है, लद्दाख में होती हुई पाकिस्तान में इंसर्ट करती है, पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में घुसती है। उससे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है, फिर ये नदी आगे चली जाती है और पाकिस्तान में ये इंसर्ट कर जाती है। इसकी में 5 और इसकी जो नदियां हैं जिसको पचनद कहते हैं वो आकर मिलती हैं। ये इनमें पहली है हमारी झेलम नदी है, फिर हमारी नदी आती है वो है हमारी चिनाब। चिनाब और झेलम नदी दोनों आपस में यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। फिर ये चिनाब रिवर के नाम से जानी जाती है, चिनाब आगे जाती है, इसमें आकर यहाँ पर रावी नदी मिल जाती है। फिर ये चिनाब रिवर और आगे जाती है, फिर इसमें आकर सतलज नदी मिल जाती है। और ये सतलज और ये नदी यहाँ पर मीथेन कोट के पास यहाँ पर इस
इंडस रिवर में मिल जाती हैं, और इंडस रिवर में जब ये मिल जाती हैं तो यहां पर इसको हम क्या कहते हैं, फिर पचनद के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर, आई बात समझिए। नाउ नेक्स्ट चलें। सबसे पहले हम एक बात कर रहे थे इनकी सहायक नदियों की, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं हम झेलम नदी की। झेलम जो कि सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल के गिरिपद में स्थित बैरीनाग झरने से निकलती है। पीर पंजाल की जो श्रेणी है वहां पर एक झरना है जिसका नाम है बैरीनाग, वहां से ये रिवर है ये निकलती है। देखो यहां से ये नदी निकली है सतलज, ये सतलज नदी बैरीनाग झरने से निकलती है, और ये सतलज है ये जम्मू कश्मीर में बैरीनाग झरना है वहां से निकलती है, और ये यहाँ तक झेलम नदी है ये, सॉरी झेलम नदी है ये प्रवाहित होती है। तो ये झेलम नदी कहां पर निकलती है, जो कि सतलज की बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है। पीर पंजाल की श्रेणियों से निकलती है, बैरीनाग झरने से निकलती है ये, और ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है उससे पहले ये श्रीनगर में बुलर लेक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, बुलर झील को, श्रीनगर में बुलर झील का ये निर्माण करती है ये रिवर। किसका निर्माण करती है, बुलर झील का श्रीनगर में निर्माण करती है। कब, जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है उससे पहले। जब बुलर झील से ये बहते हुए ये एक तंग और एक गहरे महागढ़ यानी गॉर्ज का निर्माण करती है। पाकिस्तान में झंग के निकट ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ये जगह है, यहाँ पर ये चिनाब में आकर मिल रही है ये रिवर, जो कि किस नाम से जानी जा रही है, झंग के नाम से जानी जा रही है। और ये आगे जाकर किस में मिल जाती है, चिनाब रिवर में मिल जाती है। अगली है हमारी चिनाब रिवर। चिनाब जो रिवर है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की, तो वो कौन सी है, चिनाब है। जो चिनाब है ये दो सरिताओं से मिलकर बनती है, एक है चंद्रा, दूसरी है भागा। ये दो सरिताएं हैं, दो नदियां हैं छोटी, जिनमें से एक चंद्रा नाम है, दूसरी का नाम है भागा। इन दो सरिताओं या दो नदियों के मिलने से ये बनती है। ये दो सरिताएं हिमाचल प्रदेश में कैलांग के निकट, हिमाचल प्रदेश में कैलांग जगह वहां पर से निकलती है, और ये वहां पर कैलांग के निकट एक जगह है तांडी। तांडी में ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, जहां पर इसका नाम चंद्रभागा पड़ता है, या चिनाब रिवर के नाम से जानते हैं। तो ये दो सरिताएं चंद्र और भागा से बनी हुई है ये चिनाब नगर, जो कि हिमाचल प्रदेश के कैलांग के निकट तांडी में ये दोनों चंद्रा और भागा दोनों सरिताएं मिल जाती हैं। इसलिए इस रिवर को हम चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जानते हैं। जब ये पाकिस्तान में इंसर्ट करती है उससे पहले ये नदी भारत में लगभग 1180 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवाहित हो जाती है। देखो यहां से निकलती है हमारी चिनाब रिवर। कौन सी रिवर है भाई, चिनाब रिवर है, जो यहां से ये निकलती है। यहां पर ये दो सरिताएं, दो रिवर आपस में मिल जाती है, और इसका नाम पड़ जाता है चंद्रभागा। अब ये चिनाब रिवर है, चंद्रभागा रिवर है, ये आगे जाती है और यहां तक ये लगभग कितना किलोमीटर का एरिया तय कर रही है, 1180 किलोमीटर है, जो कि भारत में प्रवाहित हो रही है। तो ये कि चंद्रा और ये भागा दो रिवर, दो सरिताएं आकर मिलती हैं, तो यहाँ पर इसको चंद्रभागा कहते हैं। कैलांग जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसके पास में एक जगह है तांडी, वहां पर ये दोनों सरिताएं मिलती हैं, दोनों सरिताएं मिलती है, यहाँ पर इसको चंद्रभागा कहते हैं। और फिर ये 1180 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है, और उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहां पर आपको देखो रिवर्स, चलो इसको तो अगले में एक्सप्लेन कर देते, चलो कोई बात नहीं। अगली है रावी रिवर। कौन सी रिवर है, रावी। रावी रिवर सिंधु की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, कुल्लू की पहाड़ियों में एक जगह है रोहतांग दर्रा, उसके पश्चिम से निकलती है। तो रावी नदी है ये कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। ये राज्य की यानी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से बहती है, पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है। उससे पहले ये सराय सिंधु के पास में चिनाब नदी में मिलने से यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण व पूर्वी भाग में धौलाधार के बीच प्रदेश में प्रवाहित होती है। अर्थात ये चिनाब रिवर में मिलती है, उससे पहले पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में होकर बहती है। तो हम बात कर रहे हैं रावी रिवर की। रावी रिवर यहां से निकलती है, ये रावी रिवर यहाँ पर पीर पंजाल और धौलाधार की श्रेणियों के बीच में यहाँ पर ये प्रवाहित होती है चिनाब नदी में मिलने से पहले। अगली हमारी ब्यास नदी। ब्यास रिवर है ये सिंधु की एक दूसरी सहायक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट एक जगह है जिसका नाम है ब्यास कुंड, वहां से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी में दो बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है। ये पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां पर हरीके के पास सतलज नदी में जाकर ये मिल जाती है। ये हमारी ब्यास रिवर है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। ये कुल्लू की घाटियों से गुजरती है, धौलाधार की श्रेणियों से निकलती है ये, और ये यहाँ पर
पंजाब में हरी के बैराज के पास आकर किसमें मिल जाती है भाई, सतलज नदी में मिल जाती है, क्योंकि हमारी सतलज नदी है वो भी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर हरी के बैराज में आकर ये यहाँ पर मिल जाती है इसमें। अगली है हमारी सतलज नदी। सतलज नदी है, ये तिब्बत में निकलती है, जो कि 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट एक जगह है राक्षस ताल, वहां से निकल रही है। देखो ये है हमारा मानसरोवर, मानसरोवर के पास ये राक्षस ताल और यहां से निकली है हमारी सतलज रिवर। तिब्बत में मानसरोवर के पास सतलज राक्षस ताल से निकलती है और यहां पर इसका नाम है लोंगचेन खंबाब। यहां पर जब ये तिब्बत में बहती है हमारी सतलज नदी, तो यहां पर इसको लोंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में जब ये प्रवेश करती है उससे पहले लगभग ये 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती है। देखो ये सिंधु नदी हमारी प्रवाहित हो रही है और इसी के समानांतर यहाँ पर ये सतलज नदी है, ये भी प्रवाहित हो रही है, समानांतर बहती है और फिर रोपड़ में एक बहुत बड़ी गॉर्ज का निर्माण करती है। हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकिला से ये बहती हुई पंजाब में प्रवेश करती है, फिर यहाँ आती है, फिर ये हिमाचल में बहती हुई ये शिपकिला से कहां पर प्रवेश कर जाती है, पंजाब में। शिपकिला के दर्रे से पंजाब में प्रवेश कर जाती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है अर्थात एंटीसीडेंट रिवर है, ये पहाड़ों को काटते हुए अपना रास्ता बनाती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि इसी नदी के ऊपर भाखड़ा नागल परियोजना है वो बनी हुई है, जो कि पूरा का पूरा एक नहर का सिस्टम है, नहर तंत्र का ये पोषण करती है। भाखड़ा नागल बहुत बड़ी परियोजना है, वहां पर सारा का सारा पानी सतलज रिवर से ही मिलता है। क्लियर। दूसरा हमारा जो सिस्टम है वो है हमारा गंगा नदी तंत्र। कौन सा है भाई, गंगा नदी तंत्र। भारत का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है गंगा रिवर सिस्टम। यस, द्रोणी का बहुत ज्यादा सांस्कृतिक महत्व है, गंगा रिवर का सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। गंगा नदी प्रणाली है भारत में सबसे बड़ी है और इसमें कोई बारहमासी और गैर बारहमासी नदियां हैं वो मिलती हैं, जो कम से उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलती हैं। तो इसमें बहुत सारी सहायक नदियां वो आकर मिलती है, कुछ बारहमासी होती हैं, कुछ बारहमासी नहीं होती हैं, कुछ पहाड़ों से निकलती हैं। तो ये सारी की सारी कुछ हिमालय से निकलती हैं, कुछ प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हैं। इसमें गंगा है वो अपनी द्रोणी व सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से भारत में सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। गंगा द्रोणी कुल मिलाकर 11 जो हमारे 11 राज्य हैं उनमें ये शामिल है, 11 राज्यों में ये प्रवाहित हो रही है। कैसे देखते हैं, तो गंगा द्रोणी में टोटल मिलाकर 11 राज्य सम्मिलित हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हरियाणा में गंगा रिवर कहाँ आती है, राजस्थान में गंगा रिवर कहाँ आती है, दिल्ली में गंगा रिवर कहाँ आती है, लेकिन यहां से इसकी सहायक नदियां हैं वो तो प्रवाहित हो रही हैं, इसलिए ये 11 राज्य शामिल है इसमें। इसकी जो उत्पत्ति है गंगा नदी की वो उत्तराखंड में एक जगह है उत्तराकाशी, उस जिले में एक जगह है जिसका नाम है गोमुख, जो कि समुद्र तल से 2900 मीटर की ऊंचाई के पास एक हिमनद है, ग्लेशियर है, जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है, गंगोत्री हिमनद से हुई है। यहां पर इसको नदी को हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। देखते हैं गंगा की जो स्ट्रक्चर है या गंगा किस तरह से बनती है उसके बारे में बात करें। देखो यहां पर से रिवर निकलती है जिसको हम भागीरथी कहते हैं, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकल रही है भाई, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये देवप्रयाग में आकर ये भागीरथी नदी अलकनंदा रिवर से मिलती है और तब इसका नाम यहां पर गंगा पड़ता है। सबसे पहले इधर बात करें, बद्रीनाथ से एक रिवर निकलती है, एक सरिता निकलती है जिसको धौली गंगा कहते हैं, ये आगे प्रवाहित होती है। फिर विष्णु प्रयाग में आकर इस धौली गंगा में केदारनाथ से एक रिवर आती है जिसका नाम है अलकनंदा, ये दोनों यहां पर मिल जाती हैं, दोनों यहां पर मिल जाती हैं। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिल गई। धौली गंगा है वो बद्रीनाथ से निकलती है और अलकनंदा केदारनाथ से मिलती है, ये दोनों यहां पर आकर मिल जाती हैं। और ये रिवर जब दोनों मिल जाती हैं यहाँ पर इसको अलकनंदा कहते हैं। ये थोड़ी और आगे चलती हैं, फिर आता है एक रिवर और आकर मिल जाती है जहां पर नंद प्रयाग बनता है। क्या बनता है, नंद प्रयाग में आकर इसके अंदर नंदाकनी मिलती है। कौन सी रिवर आती है, नंदाकनी रिवर है वो इसके अंदर आकर मिल जाती है नंद प्रयाग में। अब यहाँ पर ये इसका नाम अभी भी अलकनंदा ही रहता है। अलकनंदा और आगे जाती है और ये कर्ण प्रयाग में एक और रिवर से मिलती है जिसका नाम है पिंडार। जिसका क्या नाम है भाई, पिंडार रिवर इसमें आकर मिल जाती है। अभी भी इसका नाम अलकनंदा रहता है। अलकनंदा से ये जाती है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में इसमें मंदाकिनी आकर मिलती है। कौन सी आती है, मंदाकिनी रिवर है वो आकर मिल जाती है। और फिर ये अलकनंदा ही नाम रहता है, अलकनंदा फिर आगे जाती है और रुद्रप्रयाग में किससे मिलती है, भागीरथी से मिलती है। यहाँ पर इसका नाम गंगा पड़ जाता है। फिर ये आगे जाती है और हरिद्वार से ये मैदानों में ये रिवर है ये प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से गंगा की उत्पत्ति होती है।
गंगा नदी रिवर के बारे में बात करें तो यह मध्य एवं लघु हिमालय को काटकर तंग महागड्ढों से होकर गुजरती है, बड़े बड़े गॉर्ज का निर्माण करते हुए रिवर है, ये आगे बढ़ती है मध्य और लघु हिमालय में। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, भागीरथी है वो अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। अतः यहाँ पर प्रयाग का मतलब है कि जहां पर दो नदियां आकर, जैसे ये आ रही है हमारी भागीरथी नदी और ये आ रही थी हमारी, ये अलकनंदा रिवर है और ये भागीरथी रिवर, ये दोनों रिवर आकर मिल जाती हैं देवप्रयाग में। प्रयाग का मतलब होता है वो जगह जहां पर दो नदियां आकर मिलती हैं उनको हम प्रयाग कहते हैं, जहां पर दो रिवर आकर मिलती हैं वहां उनको प्रयाग कहते हैं। ये देखो ये भागीरथी रिवर थी, ये अलकनंदा रिवर थी, ये अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर दोनों आकर यहाँ पर मिलती हैं, इस जगह को हम देवप्रयाग कहते हैं। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल जाती हैं, इसके बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार में ये गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। ये रिवर प्रयागराज या इलाहाबाद में यमुना नदी से मिलती है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। गंगा का बेसिन अकेले भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को आच्छादित करता है, इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस नदी पर कुछ महत्वपूर्ण बांध है, जैसे भागीरथी नदी पर, जो कि गंगा की सहायक नदी है, इस पर एक बांध निर्मित है जिसको टहरी बांध कहते हैं। फरक्का बैराज है, ये उस बिंदु के करीब है जहां नदी का मुख्य प्रवाह बांग्लादेश में प्रवाह करता है। फरक्का बैराज वही है जहां बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करती है, उससे पहले बैराज बना है वो। देखो यहां पर गंगा रिवर के बारे में कुछ बात की गई है, मैप के द्वारा समझाने का प्रयास। यहां से गंगा रिवर निकलती है गंगोत्री से, ये उत्तराखंड में होती हुई फिर ये यहां पर आ जाती है और यहां पर ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है गंगा। अब ये गंगा यहाँ से हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है और ये उत्तर प्रदेश के बीच से निकलती हुई ये रिवर यहाँ पर आ जाती है इलाहाबाद प्रयागराज में, यहाँ पर इसमें ये रिवर आकर मिलती है, यमुना रिवर आ जाती है। कौन सी रिवर आ जाती है? यमुना रिवर आ जाती है। उससे पहले इसमें एक रिवर और आके मिलती है, ये रामगंगा रिवर आती है। अब ये रिवर जब इसमें यमुना मिल जाती है तो ये रिवर फिर आगे चलती है और ये रिवर इस तरह से प्रवाहित होती हुई बांग्ला पश्चिम, ये बिहार का रीजन, फिर ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक बांग्लादेश की तरफ चली जाती है और एक बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसमें बहुत सारी सहायक नदियां इसकी आकर मिलती हैं, जैसे यहाँ पर हम देखा है रामगंगा है, ये गोमती रिवर है जो इसमें कहाँ से आ रही है, सारी की सारी हिमालय रिवर है। ये घाघरा रिवर है जो इसमें आकर मिल रही है, ये गंडक, ये कोसी रिवर है जो इसमें आकर मिलती है। ये सारी की सारी वो रिवर हैं जो कहाँ से निकल रही हैं, हिमालय पर्वत से निकलने वाली रिवर हैं। जैसे देखो रामगंगा, गोमती है हमारी, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सारी की सारी रिवर है, ये कहाँ से आ रही हैं, हिमालय पर्वत से निकल रही हैं और ये इसकी लेफ्ट साइड से आकर इसमें मिल रही हैं। फिर इसमें इसकी और एक सहायक नदी है जो कि इसी से ऊपर निकलती है, यमुना रिवर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये यमुना रिवर इसके पैरेलल चलती है और प्रयागराज में आकर इसमें मिल जाती है, इसकी सहायक नदी है जो इसमें मिल जाती है, सबसे बड़ी सहायक नदी यही है। फिर इधर के इसकी राइट से एक और रिवर इसमें आकर मिलती है, सोन रिवर है, वो आकर इसमें मिल जाती है। अब यहाँ पर यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल रिवर है, बेतवा है, केन है, ये किसकी है, यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक गंगा का रिवर सिस्टम बन जाता है। गंगा नदी के तंत्र के बारे में बात करें तो गंगा नदी के मैदान पर बड़ी संख्या में शहर हैं, अर्थात गंगा नदी जब जहां जहां से गुजरती है इसके किनारे पर बहुत सारे शहर हैं जो बसे हुए हैं, जिनमें कुछ उल्लेखनीय शहरों की बात की गई है। सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, हिंदुओं का पवित्र शहर माना जाता है बनारस, ये सारे के सारे जो शहर हैं जो गंगा के किनारे पर हैं, सारे के सारे यूपी में हैं। फिर हम बात करें पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, ये सारे के सारे बिहार के अंतर्गत आने वाले शहर हैं। कोलकाता, हावड़ा, ये पश्चिमी बंगाल के शहर हैं और ढाका ये बांग्लादेश की राजधानी है। तो ये कुछ शहर हैं प्रमुख जो गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। बांग्लादेश में जब ये नदी प्रवेश करती है तो वहां पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी के जमुना नदी से मिलने के बाद इसको मेघना कहते हैं। देखो यहां पर हम समझें, जब गंगा नदी कहां पर प्रवेश कर गई? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल है, उसकी दो शाखाएं बन जाती हैं। एक शाखा जो कहां पर जाती है? बांग्लादेश में जो प्रवेश करती है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। गंगा नदी की वो शाखा जो बांग्लादेश में जाती है उसको हम पद्मा कहते हैं। अब
इधर से जो आ रही होती है कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। जब ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर दोनों जब बांग्लादेश में मिलती हैं, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि बांग्लादेश में आ रही होती है, इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जब ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम जमुना कहते हैं। जब गंगा रिवर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा कहते हैं। जब पद्मा और जमुना दोनों आकर बांग्लादेश में मिल जाती है, तब इसका नाम मेघना पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है भाई? मेघना नाम पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? मेघना। तो जब पद्मा और जमुना दोनों आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, जो हुगली नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो भारत और बांग्लादेश दोनों में स्थित है, और इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है भाई? सुंदरबन डेल्टा के नाम से इसको जाना जाता है। यहां तक बात समझ में आई? जमुना, पद्मा, मेघना, ये गंगा रिवर के नाम और ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम थे। देखो यहां पर ये प्रयागों की बात की है, ये देव प्रयाग है, ये विष्णु प्रयाग है, ये कर्ण प्रयाग है, ये नंद प्रयाग है, ये रुद्र प्रयाग है। प्रयाग का मतलब जहां पर ये नदियां आपस में मिलती हैं। फिर यहाँ से ये गंगा रिवर है, ये निकलती है हमारी, और ये गंगा रिवर यहां से होती हुई चली जाती है, और ये बिहार के बीच में होकर फिर पश्चिम बंगाल में आती है। पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ती है, एक पर पक्का बैराज होता है, दूसरी सीधी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये गंगा रिवर सिस्टम को दिखाया मैप के थ्रू। ये है हमारी मेन गंगा रिवर, जो यहाँ से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये यहाँ पर इसमें ये रामगंगा आकर मिल जाती है, जो इसकी सहायक नदी है। ये देखो कानपुर शहर आ गया, ये इलाहाबाद आ गया, इलाहाबाद जिसको प्रयाग कहते हैं। यहाँ पर इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है? यमुना नदी। उसके बाद ये बनारस, फिर जाती है पटना, पटना के बाद ये रिवर बंगाल में जाती है, बंगाल पश्चिमी बंगाल में यहाँ फरक्का बैराज है। यहाँ पर ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक पद्मा और दूसरी हुगली रिवर होती है। ये हुगली रिवर है, ये सीधी की सीधी किस में चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। पद्मा रिवर है, ये इसमें आकर मिल गई, इसमें जमुना रिवर। पद्मा और जमुना दोनों को मिल जाती हैं ये रिवर, जब इसको कहते हैं हम मेघना। क्या कहते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। ये इसकी सहायक नदियां है, जैसे ये यमुना रिवर है, देखो यमुना रिवर है, ये दिल्ली आगरा होती हुई फिर ये जाकर मिल जाती है प्रयागराज में, जाकर मिल जाती है गंगा नदी से। गंगा नदी की जो यमुना है, ये एक सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी भी यमुना की सहायक नदियां, जैसे चंबल है, ये चंबल की सहायक नदियां हैं बनास, माही। फिर इसकी यमुना की सहायक नदी है बेतवा, कैन। अब ये गंगा की सहायक नदी है सोन। अब हिमालय पर्वत क्षेत्र से इसमें बहुत सारी नदियां हैं जो आकर मिलती हैं, जैसे हमने बताया रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये रिवरें जिसमें आकर मिल जाती हैं। अब हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना। यमुना नदी है वो गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे बड़ी सहायक नदियां है, अर्थात सबसे, देखो ये है गंगा रिवर, और इसमें यहां पर आकर मिलती है हमारी कौन सी? यमुना रिवर है। यमुना रिवर है, ये इसकी कौन सी है? पश्चिम वाली रिवर है, पश्चिम से आकर मिलती है तो पश्चिम रिवर है। ये यमुना है जो कि किस में मिलती है, सॉरी यही है यमुना जो गंगा नदी में मिल रही है। ये हमारी गंगा रिवर है ये। चलो एक बार फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखें, देखो ये है हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर, जहां से हमारी रिवर निकल रही है, यमुना रिवर है ये यमुना रिवर यूपी के इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये है गंगा नदी। तो ये गंगा नदी और यमुना नदी दोनों एक दूसरे के लगभग पैरेलल हैं जो निकलती हैं। तो ये सबसे पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो स्रोत है वो है यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, जो हिमालय की बंदरपूछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर लगभग 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री ग्लेशियर जहां से यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी है ये प्रयागराज के इलाहाबाद, जिसको इलाहाबाद कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, इसमें गंगा नदी में ये आकर मिल जाती है। इसमें भारत की प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा, कैन इसके दाहिने तट पर मिलती है। देखो ये रिवर है हमारी यमुना रिवर। यमुना रिवर में ये इसकी सहायक नदी आ रही है, ये है चंबल। फिर ये आ गई है इसकी सहायक नदी सिंध। फिर इसकी ये सहायक नदी है वो है बेतवा। ये इसकी सहायक नदी है, ये है कैन। तो चंबल, सिंध, बेतवा और कैन है। जो चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध,
बेतवा और कैन इसके दाहिने तट पर यानी राइट हैंड से आकर मिल रही है, तो दाहिने तट पर मिलने वाली नदी है। जबकि हिडन, रिंद, रैगर, सॉरी, हिडन, रिंद, सैगर, वरुणा आदि नदियां इसके बाई तट पर आकर मिलती हैं। इधर से भी कुछ रिवर्स हैं जो इसमें आकर मिलती हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं? हिडन है, रिंद है, रैगर, सैगर है, वरुणा नदी है। ये अधिकांशतः अपना जल है वो सिंचाई उद्देश्य के लिए पश्चिम और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। जो उनका यमुना रिवर का जो पानी है ज्यादातर वो किसके लिए यूज किया जाता है? सिंचाई उद्देश्यों के लिए यूज किया जाता है। अगली हमारी नंबर रिवर है वो है चंबल रिवर, जो कि यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के मालवा का जो पठार है वहां पर महू के निकट से निकलती है, और ये उत्तरामुखी होकर एक बहुत बड़े गौर्ज से बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में ये कोटा में पहुंचती है, जहां पर इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह रिवर बूंदी, उसके बाद सवाई माधोपुर और फिर धौलपुर होती हुई यमुना नदी से ये मिल जाती है। चंबल रिवर की बात करें तो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में महू के निकट से निकलती है। उसके बाद ये उत्तरामुखी होकर एक बहुत बड़े गौर्ज में बहती हुई राजस्थान में कोटा में प्रवेश करती है। वहां पर इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। कोटा से ये बूंदी में जाती है, फिर सवाई माधोपुर और फिर धौलपुर में जाती है, और उसके बाद ये यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात, उत्खात का मतलब होता है उबड़ खाबड़ जमीन। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भूआकृतियों के लिए जानी जाती है, जिन्हें हम चंबल के गड्ढे कहते हैं या रिवाइन कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ये चंबल के दर्रे बनाती है जो डाकुओं के लिए फेमस हैं। देखो ये हमारी चंबल रिवर को दिखाया गया है। चंबल रिवर है ये सबसे पहले कहां पर गई है भाई? ये निकलती है कहां पर? मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में महू के निकट से निकलती है। उसके बाद उत्तरामुखी होती है। उत्तरामुखी होने के बाद ये देखो सबसे पहले गई है कोटा में, जहां पर इस पर कौन सा है? गांधी सागर बांध बनाया गया है। उसके बाद ये रिवर जो जाती है वो रिवर फिर जाती है सवाई माधोपुर से होती हुई, सॉरी बूंदी में जाती है, बूंदी से फिर सवाई माधोपुर में जाती है। अब सवाई माधोपुर में आती है तो यहाँ पर इसमें इसकी सहायक नदी आकर मिलती है, जैसे एक इसकी बनास सहायक नदी है चंबल की, ये पार्वती है, ये काली सिंध है, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। अब ये रिवर फिर जाती है धौलपुर, और धौलपुर के बाद ये यमुना नदी में आकर मिल जाती है। कहां पर? यहाँ ये यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा के पास ये यमुना नदी के आसपास मिल जाती है, और ये चंबल की जो, सॉरी यमुना की सहायक नदी है, ये अब किस में मिल गई भाई? यमुना में मिल जाती है। अगली हमारी जो रिवर है जो गंगा की सहायक नदी है वो है गंडक रिवर। अगली हमारी गंगा की जो सहायक नदी है वो है गंडक नगर। गंडक रिवर है या गंडक नदी है, ये दो धाराओं से मिलकर बनती है, जिसमें एक काली गंडक है और दूसरी त्रिशूल गंगा के मिलने से गंडक रिवर का निर्माण होता है। अर्थात दो रिवर्स आती हैं, एक होती है गंडक रिवर में काली गंडक, और दूसरी होती है त्रिशूल गंगा। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसको हम गंडक रिवर कहते हैं। ये नेपाल हिमालय के धौलागिरी माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। कौन सी हमारी गंडक रिवर है? ये कहां से निकलती है? हिमालय में धौलागिरी माउंटेन एवरेस्ट के बीच से निकलती है, और ये लगभग नेपाल के मध्य में बहती हुई आती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा नदी में आकर गंगा मैदान में प्रवेश करती है, और पटना के निकट ये सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जो हमारी रिवर है जिसको हम गंडक रिवर कहते हैं, ये गंडक रिवर है, ये दो धाराओं के मिलने से बनती है। एक होती है हमारी काली गंडक, और दूसरी है हमारी त्रिशूल गंगा। जब त्रिशूल गंगा और काली गंडक दोनों मिल जाती हैं तब इसको गंडक रिवर कहते हैं। ये मध्य कहां से निकलती है? धौलागिरी की पहाड़ियां और माउंट एवरेस्ट के बीच से ये निकलती हुई नेपाल के बिल्कुल बीचों बीच में से निकलती है, और ये फिर बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये मैदानों में प्रवेश करती है, और पटना के पास आकर ये किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर? ये है रही हमारी रिवर। कौन सी है? गंडक रिवर। कौन सी थी? गंडक रिवर। एक बार फिर देख लें, हमने थोड़ा गलत ड्रॉ किया था इसमें। बात कर रहे हैं हम गंडक रिवर की। देखो गंडक रिवर दो धाराओं के मिलने से बनती है, एक होती है काली गंडक और दूसरी हमारी त्रिशूल गंगा। उसके बाद ये कौन सी कहलाती है? हमारी गंडक रिवर कहलाती है। ये माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी के बीच से निकलती है, और पूरे नेपाल को क्रॉस करने के बाद ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार में आती है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आती है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बाद ये पटना के पास सोनपुर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगली हमारी जो सहायक नदी है उसका नाम है घाघरा रिवर। क्या नाम है? घाघरा रिवर।
घाघरा नदी है जिसको हम कहते हैं मामचानचुंगो हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है घाघरा नदी? मामचानचुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, सेती व बैरी नामक इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? घाघरा नदी की। तिला नदी, सेती नदी और बैरी नदी इसकी सहायक नदियां, जहां से ये जल ग्रहण करती है ये नदी। और उसके बाद ये नदी सीसा पानी में एक बहुत बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है और करते हुए ये पर्वतों से बाहर निकल जाती है। शारदा, जिसको हम कहते हैं काली या काली गंगा, इससे मैदानों में मिलती है और छपरा में ये नदी गंगा में विलीन हो जाती है। जो घाघरा नदी है इसमें शारदा नदी आकर मिलती है। शारदा नदी कहाँ पर आकर मिलती है? मैदानों में मिलती है और छपरा के पास ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। उसके पास छपरा के पास ये दोनों नदी गंगा में मिल जाती हैं, गंगा में विलोपित हो जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे घाघरा येरी। देखो ये हमारी घाघरा रिवर है, इसमें दो नदियां, यानी ये काली गंगा कह दो, इसको काली कह दो, या शारदा रिवर है, ये इसमें आकर मिल जाती है। और ये हमारी घाघरा रिवर है। ये घाघरा रिवर में काली गंगा आकर मिल जाती है, शारदा आकर मिल जाती है। उसके बाद ये दोनों नदियां प्रवाहित होती हैं और छपरा के पास आकर ये किसमें मिल जाती हैं? गंगा नदी में मिल जाती हैं। अगला है हमारा कोसी रिवर। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, अर्थात एंटीसीडेंट रिवर है। इस नदी की जो उत्पत्ति है वो तिब्बत के पास तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां पर से इसकी मुख्य धारा निकलती है और उस मुख्य धारा का नाम है अरुण। अर्थात जहां से ये कोसी नदी उत्पन्न होती है वहां पर इसको अरुण नाम से जाना जाता है। तो कोसी नदी एंटीसीडेंट रिवर है, पूर्ववर्ती नदी है, पहाड़ों को काटती हुई निकलती है। इसका जो स्रोत है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां पर इसकी मुख्य धारा है अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को ये पार करती है। उसके बाद इसकी पश्चिम में सोन और कोसी और पूरब में तुमूर कोसी इसमें आकर मिल जाती हैं। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी बनाती है। अर्थात बहुत 7 नदियां इसमें आकर और मिलती हैं कोसी नदी में, जिसको हम सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। तो नेपाल में मध्य हिमालय को ये पार करती है। उसके बाद एक पश्चिम में सोन कोसी आकर इसमें मिलती है, पूरब में तुमूर कोसी आकर मिलती है। अरुण नदी में जब इस तरह से ये नदियां मिल जाती हैं तो इनको हम सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। ये हमारी कोसी रिवर है जो माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है, जहां पर इस रिवर को हम अरुण रिवर के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें पश्चिम से इधर से सोन रिवर आती है और इधर से इसमें आती है तुमूर कोशी आकर मिलती है। फिर इसको हम सप्तकोशी के नाम से जानते हैं। और ये कहां पर मिल जाती है? गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी हम जानते हैं। देखो यहां पर कोसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारी कोसी रिवर है जो नेपाल से होती हुई आ रही है और ये कोसी का बेसिन जो बिहार में बना रही है और यहाँ पर आकर ये गंगा में सम्मिलित हो जाती है। तो इसमें यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं और आकर मिलती हैं और ये रिवर्स इसमें आकर मिल जाती हैं। हम इसको सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा रामगंगा नदी। रामगंगा नदी है, ये भी गैरिसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि अपेक्षाकृत छोटी नदी है। इसका एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है। शिवालिक को ये पार करने के बाद ये अपना जो मार्ग है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है। उत्तर प्रदेश में ये नजीमाबाद के निकट ये मैदानों में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हमारी रामगंगा रिवर है। कौन सी रिवर है भाई? रामगंगा रिवर, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है मैप में। नेक्स्ट दामोदर रिवर की हम बात करें तो दामोदर रिवर है, यह छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है। कहां पर? छोटा नागपुर का जो पठार है उसके पूर्वी किनारे पर यह नदी बहती है और ये भ्रंश घाटी से होती हुई, कौन सी? भ्रंश घाटी से होती हुई ये हुगली नदी में जाकर गिर जाती है। बराकर इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? बराकर सहायक नदी है। इस नदी को कभी बंगाल का सौरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता था। बंगाल का इसको शोक कहा जाता था इस नदी को, जैसे कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो कभी बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता था। इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसने अपने इस बस में कर लिया है। अर्थात दामोदर नदी के ऊपर एक बहुत बहुउद्देशीय परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमारी दामोदर रिवर है। ये दामोदर रिवर आगे जाके किस में मिल जाती है? हुगली में जाकर मिल जाती है। भ्रंश में बहती हुई जाती है और हुगली में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारी शारदा रिवर या सरयू नदी। शारदा या सरयू नदी का जो उद्गम है वो नेपाल हिमालय में ही होता है। नेपाल हिमालय में एक जगह है मिलाप हिमनद से है, जहां इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत और नेपाल सीमा के साथ बहती हुई आती है, जहां पर इसको काली या चायक के नाम से जाना जाता है और ये आगे जाकर घाघरा नदी में मिल जाती है। जैसे हमने पहले ही बात की थी इसकी कि घाघरा नदी में आकर
मिल जाती है। ये रिवर है जो हमारी घाघरा नदी में आकर मिल जाती है। ये हमारी घाघरा रिवर आ रही है, ये जो आगे जाके किस में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। यहीं पर आती है हमारी ये शारदा या सरयू रिवर है। ये नेपाल में हिमालय के पे जो मिलाप हिमनद है वहां से ये निकलती है, जहां पर इसको गौरी गंगा कहते हैं। और ये भारत और नेपाल की सीमा के साथ प्रवाहित होती है और फिर आगे चल के किसमें मिल जाती है, घाघरा रिवर में मिल जाती है। जब ये नेपाल सीमा के साथ बहती है तो जहां पर इसको हम काली नदी या चाइक रिवर के नाम से जानते हैं। अगली है हमारी महानंदा नदी। गंगा नदी की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है महानंदा, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है और यह सबसे अंतिम सहायक नदी है जो गंगा के तट पर बाएं तट से आकर मिलने वाली अंतिम नदी है। ये है हमारी महानदी रिवर। ये यहां पर आकर किस में मिलती है? ये गंगा में आकर मिल जाती है। तो ये सबसे लास्ट रिवर है जो बाएं तट से गंगा में आकर मिलती है और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। फिर हम बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। तो गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती है, बहुत सारे जलप्रपात यानी कि झरनों का निर्माण करती है। यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो ये नदी है पटना के से पश्चिम में, पटना के पश्चिम में एक जगह है जिसका नाम है आरा, जो बिहार में है। वहां पर ये गंगा नदी में सोन नदी है, ये विलीन हो जाती है। ये हमारी सोन रिवर है जो ये प्रवाहित हो रही है और ये यहाँ पर आरा के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। जब ये गंगा नदी में मिलती है उससे पहले बहुत सारे झरनों का ये निर्माण करती है और ये प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदी है और ये अंतिम नदी है जो कहाँ से आ रही है? दाएं भाग से आकर गंगा नदी में मिलती है। तो ये था, हमने बात की थी सिंधु नदी से सिंधु नदी तंत्र की और गंगा नदी तंत्र की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अगर हमारे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता। Please subscribe my channel. Thank you very much for watching this video.